अगर बुरा ना माने आप सब तो एक बात कहेंगे। कलमें सबको मिलती है इतिहास लिखने के लिए, लेकिन कोई कहानियां लिख करके रह जाता है और कोई इतिहास लिख कर चला जाता है। जैसे जीवन सबको मिलता है जीने के लिए, कोई गुजार कर चला जाता है और कोई जी कर चला जाता है। यह जमाने का रीति रिवाज है दोस्तों, यह जमाने का रीति रिवाज है दोस्तों कि जमाने केवल वही आपको देता है जो जमाने को पसंद नहीं आता है। आप लोग देख रहे हैं फास्ट कोचिंग सेंटर में उपेंद्र सर का चैनल, और आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड 10th क्लास का वर्णिका, ये देख सकते हैं वर्णिका, जिसका पहला चैप्टर है मंगलम, कवर करने वाले हैं। लगातार 5 चैप्टर इसमें है, 5 वीडियो बनाएंगे हम, 5 वीडियो को कवर करेंगे और विश्वास दिलाते हैं मंगलम चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, आप आसानी से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बना करके आएंगे। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ देखिए लिखा गया है, चैप्टर का नाम है, पहला पार्ट है दही वाली मंगमा। ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा दही वाली मंगमा पाठ जो है किस भाषा में लिखा गया है, तो किस भाषा में लिखा गया है? कन्नड़। अब पूछा जाएगा, पहले लेखक परिचय देखा जाए। आपसे पूछा जाएगा दही वाली मंगमा पाठ का लेखक कौन है, तो आप आंसर करेंगे श्रीनिवास। इस पाठ का लेखक कौन है? श्रीनिवास। तब आपसे पूछा जाएगा कि श्रीनिवास जो है, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है या वास्तविक नाम क्या है, तो आप आंसर करेंगे मास्ती वेंकटेश अयंगार। यहाँ पे आधा य और पूरा य भी है, तो आंसर होगा मास्ती वेंकटेश अयंगार। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? मास्ती वेंकटेश अयंगार। आपसे पूछा जाएगा दही वाली मंगमा पाठ का लेखक कौन है? श्रीनिवास। आपसे पूछा जाएगा श्रीनिवास का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्रीनिवास का जन्म कब और कहां हुआ था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप आंसर करेंगे 6 जून 1861 ईस्वी को। कहां? तो कोलार में, जो कर्नाटक में पड़ता है। ऐसे याद रखिएगा, देखिए ना, कोलार, कोलार कर्नाटक कन्नड़, कोलार कर्नाटक कन्नड़। कोलार में किनका जन्म हुआ था? श्रीनिवास का। कहां पड़ता है? कर्नाटक में। आइए, जो पाठ किस में लिखा गया है? कन्नड़ भाषा में। तो कन्नड़ भाषा में जब लिखा गया है तो आपसे पूछा जाएगा कन्नड़ भाषा का प्रमुख साहित्यकार कौन थे, लोकप्रिय साहित्यकार कौन थे, तो आप आंसर क्या करेंगे? श्रीनिवास। श्रीनिवास किस भाषा के प्रमुख साहित्यकार थे? तो कन्नड़ भाषा के। यह आंसर करना है कि कन्नड़ भाषा के। आपसे जब पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था, तो कोलार में या कर्नाटक में। कब हुआ था? 6 जून 1861 ईस्वी को। अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर से, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था, किस रचना के लिए मिला था? तो सनड़ा कथे गुलू। कब मिला था? तो 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में सनड़ा कथे गेलू के लिए किनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किनको किया गया था? श्रीनिवास को। श्रीनिवास को सनड़ा कथे गेलू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? कब किया गया था? 1968 ईस्वी में। या 1968 ईस्वी में सनड़ा कथे गेलू के लिए श्रीनिवास को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आंसर क्या करना है? साहित्य अकादमी पुरस्कार से। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दही वाली मंगमा पाठ कहाँ से लिया गया है, तो आप आंसर क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा, यह जो पाठ है कहाँ से लिया गया है? कन्नड़ कहानियां से। आंसर ऑब्जेक्टिव करना है कन्नड़ कहानियां से। अब आपसे अगर ये नहीं देगा कन्नड़ कहानियां, तो आपको देगा ये वाला, क्या देगा? नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया। तो आपसे यहां से 2 क्वेश्चन बनता है, पूछा जाएगा दही वाली मंगमा पाठ कहां से लिया गया है, तो आंसर क्या करना है? कन्नड़ कहानियां से। ये नहीं रहेगा तो कहां से? नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया। अब इस तरीके से देगा, दही वाली मंगमा पाठ लिया गया है, चाहे संकलित है चाहे उद्धृत है, कहां से उद्धृत है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से। ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो कन्नड़ कहानियां से। अब आपको जानकर के आश्चर्य होगा, ये तो पाठ लिखा गया है कन्नड़ में, क्योंकि कन्नड़ भाषा के जानकार थे कौन? श्रीनिवास। लेकिन आपको तो हिंदी में पढ़ना है, तो इसका हिंदी अनुवादक कौन है? आपसे पूछा जाएगा दही वाली मंगमा पाठ का हिंदी अनुवादक कौन है? आंसर क्या करेंगे? B.R. नारायण। तो आंसर करना है B.R. नारायण। दही वाली मंगमा पाठ का लेखक कौन है? श्रीनिवास। इसका हिंदी अनुवादक कौन है? B.R. नारायण। अब आपसे पूछा जाएगा, हम आपको बतला दें किस तरह से सवाल किया जाएगा, कैसे आंसर करना है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। चलिए हमारे साथ रिवीजन करिए। बोलिए दही वाली मंगमा पाठ का लेखक कौन है? श्रीनिवास।
श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? तो 6 जून 1861 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो कोलार कर्नाटक में। इनका पूरा नाम क्या था? तो मास्ती वेंकटेश अयंगार। आपसे पूछा जाएगा दही वाली मंगवा पाठ जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो किस भाषा में? कन्नड़ में। इसका हिंदी अनुवादक कौन है? B.R. नारायण। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 1968 ईस्वी में। किस रचना के लिए किया गया था? सनड़ा कथे गुल्लू के लिए। ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा दही वाली मंगवा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो आप आंसर क्या करेंगे? आप आंसर करेंगे कन्नड़ कहानियां से। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से। तो ये क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। अब कहानी क्या है? बहुत मस्त कहानी है, आपके दिमाग में डाल देंगे। चलिए शुरू करते हैं। कहानी कुछ ऐसा है, ये देखिए, ये है एक गांव। कौन सा गांव? तो इसको समझना है अवलपुर। कौन सा गांव समझना है? तो ये गांव का नाम है अवलपुर। क्या? इसको नाम यहां लिख देते हैं औलूर। देखिए औलूर, ये एक गांव है, औलूर गांव है। ये किसके पास पड़ता है? तो वेंकटपुर के पास। वेंकटपुर, यहाँ वेंकटपुर लिखे हैं, वेंकटपुर। औलूर गांव के पास वेंकटपुर। इसमें कौन कौन रहती है? एक परिवार है, देखिएगा। एक है मंगमा, और मंगमा की एक बहू है, बहू जिसका नाम है नजमा, और एक इनका पोता है, पोता जिसका नाम नहीं है, और एक इनका बेटा है जिनका नाम नहीं है। यानी ये है गार्जियन। आप बोल सकते इस कहानी का नायिका जो है यही है। कौन? मंगमा। मंगमा का बेटा ये है, और इसका विवाह हो गया है। ये है इस बेटे का पत्नी, यानी इनका बहू। बहू का नाम है नजमा, और सास का नाम क्या है? मंगमा। बेटा का नाम नहीं है, और ये है पोता। ये कहाँ की कहानी है? तो औलूर। औलूर एक गांव है, शायद वेंकटपुर पड़ता है, वेंकटपुर के पास, वहीं की ये कहानी है। यहां से कुछ दूर एक और है बेंगलुरु शहर। कहाँ? बेंगलुरु शहर। कितना दूर? तो 3 मील। याद रखिएगा कितना मील? तो 3 मील दूर। 3 मील दूर एग्जाम में पूछा जाएगा। यहां से 3 मील दूर क्या है? तो यह है बेंगलुरु। बेंगलुरु शहर है, बेंगलुरु। ये बेंगलुरु है, 3 मील की दूरी पे बेंगलुरु है, जहां ये मंगमा जाती है दही बेचने। अब बतला दे कि बेंगलुरु में ये जो लेखक हैं, कौन? श्रीनिवास, इन्हीं की कौन? तो माँ रहती है, माँ। ये लेखक की माँ यहाँ रहती है, जिनको ये हमेशा मंगमा जाती है और इनके घर मिलती है, और इनको माजी 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 कहती है। चलिए कहानी कुछ ऐसे शुरुआत होता है। होता क्या है कि ये एक परिवार है जिसमें रहती है कौन? मंगमा, और उनकी बहू, उनका बेटा और एक पोता। इसमें से जो है मंगमा दही बेचने जाती है, और 3 मील की दूरी तय करके जाती है बेंगलुरु शहर दही बेचने, और बारी बारी से दही बेचती है। कैसे? बारी से। अब ये बारी क्या है? एग्जाम में आएगा। बारी का मतलब होता है कि आप महीना दिन तक क्या करें? दही दें, और उसके बाद महीना दिन अपना जो पैसा हुआ जोड़ करके ले ले। इसी को बारी कहा जाता है। तो ये जो मंगमा है जाती है इस गांव में, यानी बेंगलुरु शहर में, और बारी से दही बेचती है, बारी के रीति से दही बेचती है। लेकिन ये जो लेखक की माँ है, यानी इनको माजी, ये माजी माजी कहती है। कौन? ये मंगमा इनको माजी माजी कहती है। तो माजी के घर जब भी जाती है, इनके शहर से, बेंगलुरु शहर में जब भी जाती है बेचने दही के लिए, तो इन्हीं के घर के आसपास से होकर के गुजरना होता है। तो जब भी दही बेचती है तो जाते वक्त या आते वक्त इनसे मिलती है, बातें करती है, कुछ दिल की बात बतलाती है। जैसे कहते हैं कि माँ जी कुछ ऐसा हुआ कि बिल्ली ने दूध पी दिया, कुछ ऐसा हुआ कि चूहे ने जो कुम्हड़े हैं उसमें छेद कर दिया। ऐसी ही बातें होती रहती है। इस तरीके से रोज का सिलसिला चलता है, और एक ऐसा दिन आता है कि एक महीना बाद ये जाती है दही बेचने। और माँ जी से मुलाकात होता है। माँ जी बोलती है, ये सुबह सुबह ही जा करके कहती है, माँ जी दही लोगी? बहुत बढ़िया है। माँ जी दही लोगी? बहुत बढ़िया है। इस पर होता क्या है कि ये नहीं होती हैं, ये घर में होती है। इनका बेटा आता है, और आकर के सुबह का ही टाइम होता है, कहता है हाँ दही लूंगा, और हाथ फैलाता है। उस पर क्या करती है माँ जी? दही रख देती है। बेटा घर में जाता है। इससे पहले घर में जाए, मंगमा बोलती है कि बेटा जाओ और अपने माँ से कहो, और जा करके कहो कि जल्द आए, हमको जाना है दूसरे घर। इस पर इससे पहले कि बेटा इनका इनसे जा करके कहे, ये बाहर आ जाती है। आकर के माँ जी से बोलना शुरू करती है, यानी माँ जी
मंगमा से बोलना शुरू करती है। मंगमा इस पे बोलती है कि माँ जी, आप ही के जैसे गुण वाला आपका भी बेटा है, जैसे गुण आपके हैं वैसे ही गुण आपके बेटे के भी हैं। लेकिन बेटा को क्या क्या कहा जाए, आजकल के बेटे ऐसे ही होते हैं, बस बड़े होने की बात है, फिर बहू आई, फिर न जाने कैसे दिमाग क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। और जब तक छोटे रहते हैं, जब तक शादी विवाह नहीं हुआ होता है, तब तक अम्मा 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 कह करके घुमा फिरता है लोग पीछे पीछे। और जब शादी विवाह हो जाता है, उसके बाद अम्मा मरी कि जिंदा है कि मर गई कोई ठिकाना नहीं। इस पर ये माँ जी बोलती है, क्या हो गया है मंगमा, क्या हो गया है, तेरा घर वाला नहीं सुना क्या? इस पे बोलती है, सॉरी, कि आपका बेटा नहीं सुना क्या? तो इस पे मंगमा बोलती है, दुख से बोलती है कि क्या कहे माँ जी, जब मेरा घर वाला ही मुझे नहीं सुनता था तो मेरा बेटा क्या सुनेगा? जानती हो माँ जी, जिंदगी भर मैंने दही बेचते रह गई, जिंदगी भर मैंने अमृत बेचते रह गई, और मेरा 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 नसीब में एक अच्छा धोती नहीं था, किसी और ने पहन लिया। यानी जिंदगी भर मैं दही बेचती रही और मेरा जो घर वाला था वो किसी और का हो गया, मैं उसके नसीब में नहीं थी। बस ये मैं मानती रही कि चलिए ये मेरा क्या है, घर वाला है, और वो मुझे मानता रहा कि मैं उसकी घर वाली हूँ, लेकिन मेरे नसीब की धोती कोई और पहन लिया। इसका मतलब कि मेरा जो पति था वो किसी और के साथ चला गया और मैं ऐसे ही देखती ही रह गई। लेकिन क्या कहोगी माँ जी, जब बेटा ही मेरा नहीं रहा, जब मेरा पति ही मेरा नहीं हुए तो मेरा बेटा क्या रहेगा? आजकल का यही है माँ जी, दुनिया का रीति रिवाज यही है। इसलिए बेटा पे क्या कहा जाए, बस बड़े होने की बात है। इस पे मंगमा से माँ जी कुछ नहीं बोलती हैं। फिर ये मंगमा बोलना शुरू करती है, कहती है कि माँ जी, अपना दुख सुनाना शुरू करती है। कहती है, माँ जी आपसे हम कहेंगे ध्यान दीजिएगा कि जब भी घर वाला घर पे हो तो आप अच्छा सा साड़ी पहनिए, क्योंकि चमकदार अच्छा से साड़ी पहनिए, मन को लुभाने वाला साड़ी पहनिए, ऐसा साड़ी पहनिए कि जो आपका पति है वो आप पे लुप्त हो जाए, लूट जाए। ऐसा साड़ी पहनिए, इत्र गंध मार करके रहिए। जिस साड़ी में आप हैं वो साड़ी काम के लिए ठीक है, यानी जिस समय आप काम करती हैं उसके लिए ठीक है, या आप जब अकेले घर पे है उस समय के लिए ठीक है, लेकिन जिस समय पति रहे उस समय ऐसा साड़ी मत पहनिए। खासकर जब पति घर पे हो या शाम का समय हो तो इत्र मार करके और अच्छा सा ब्लाउज जो आपके पति को पसंद हो, साड़ी ब्लाउज पहन करके रहिए। मन को भाइए, मन को लुभाइए। इस तरीके से पति जो रहेगा आपके वश में रहेगा, और नहीं तो किसी पराई स्त्री का पीछा करने लगेगा। इतना बतलाती है और कहते हैं कि अपना बतलाती है, कहते हैं कि लोग कहते हैं कि किसी को वश में करना है तो जड़ी बूटी खिला दो। लोग कहते हैं कि किसी को वश में करना है तो जड़ी बूटी खिला दो, टोना टोटका कर दो। अरे ये कहावत है, ये कहावत है। ये कहती है मंगमा कि अरे कहावत है, दावा करने से तो मसान ही जगता है। एग्जाम में पूछा जाता है यह वाक्य पूछा जाता है, दावा करने से तो मसान ही जगता है। ये कौन बोलती है? मंगमा, कि दावा करिएगा ना तो मसान ही जगता है। ऐसे ये कहावत है, ये असली बात नहीं है। कहती है कि ये सारा बात झूठ है, ऐसे लोगों की बात नहीं सुनना चाहिए। अगर किसी को वश में करना है तो 3-4 गुण है। कितने गुण है? 3-4। कहती है कि किसी को वश में करना है तो सबसे पहले क्या काम करिए, अगर आपको अपने पति को वश में करना है तो सबसे पहले काम क्या करिए कि आप अपने घर वाले को अच्छा सा स्वादिष्ट खाना बना करके दीजिए। पहला, अच्छा सा स्वादिष्ट खाना बना करके दीजिए। और इतना ही नहीं, और मन को लुभाने वाला, मन को तृप्त करने वाला, मंत्रमुग्ध करने वाला अच्छा सा साड़ी ब्लाउज पहन करके रहिए। और इतना ही नहीं, आप उदास भी रहिए, दुखी भी रहिए तो हंसकर बातें कीजिए, हंसकर बातें कीजिए। और उससे कोई भी सामान मांगना हो, बाजार से यानी कोई भी सामान मांगना हो तो बार बार मत मंगाइए, उससे एक ही बार सामान मंगवा लीजिए और घर पे रख लीजिए। और इतना ही नहीं, आप ना 2-2, 4-4 रुपया जुड़ करके गांठ करके रखिए। मुसीबत के समय में उसको 2 रुपये पकड़ा दीजिए। अगर आप इतना करती हैं तो घरवाला कभी भी घरवाली को छोड़कर नहीं जाएगा। घरवाली का कुत्ते की तरह गुलाम रहेगा। कौन? घरवाला कुत्ते की तरह गुलाम रहेगा घरवाला। इसमें वो बाहर नजर नहीं दौड़ाएगा, यानी बाहर नहीं जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि घरवाली का ही कुत्ता बन करके रहेगा। कौन?
घर वाला, और नहीं तो दूसरे पराई स्त्री पे नजर मारने लगेगा। ये अपना सारा एक्सपीरियंस सब बतलाती है खुल करके। किससे बतलाती है? तो माँ जी से। इस पे माँ जी ये भी सोचते हैं कि कितना एक्सपीरियंस है इसके पास, कभी हंसी भी आता है, कभी आंसू भी आता है कि क्या इसके पीछे का दर्द है कि जो बतला रही है। इस पे सुन करके इधर उधर की बात घुमा करके माँ जी उसको विदा करती हैं और मंगवाती है घर। मंगवा घर आने के बाद कहानी कुछ ऐसा होता है कि आते ही कुछ षड्यंत्र हो जाता है। 15 दिन बाद जाती है दही बेचने, मुलाकात होता है, और अक्सर जाती है तो इनसे पान सुपारी खाया जाता है। जब भी मंगमा क्या खाती है? तो पान सुपारी। जब भी जाती है इनके घर तो बैठ करके पान सुपारी खाती है, और नहीं होता है तो माँ जी से मंगवाती भी है दुकान से, तब पान सुपारी खाती है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा मंगमा क्या खाती थी? तो पान सुपारी खाती थी। तो इनसे मांग करके खाती है और दुख सुख सिलसिला शुरू होता है, और कहती है, बतलाती है क्या करिएगा माँ जी। माँ जी बोलती है कि बहुत उदास हो मंगमा, क्या हुआ है, कुछ हुआ है? तो इस पे बोलती है कि क्या करिएगा माँ जी, मेरा जीवन ही कुछ ऐसा है। तो इस पे बोलती है कि माँ जी बोलती है कि क्या बेटा कुछ कह दिया? तो बोलती है हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही बात है। बेटा मेरा घर पे नहीं था, और बहू जो थी वो पोते को किसी बात को लेकर के मार रही थी, और मैंने उसको बोल दिया क्यों रे राक्षसी, बेटे का जान लेगी क्या? और उस पे वो मेरे ही ऊपर चढ़ बैठी, मुझको ही चार सुनाने लगी, बुरा भला सुनाने लगी। इस पर जब मैंने कहा कि आने दे घर वाले को, तो उससे बतलाती हूँ, तो कहने लगी क्या मैं अपने बेटे को, मेरा बेटा है तो मैं अपने बेटे को नहीं मारूंगी, मेरा हक नहीं है? मुझे ही चार सुनाने लगी, मेरे ही ऊपर चढ़ बैठी। इतने ही नहीं माँ जी, जब मेरा बेटा आया तो कहा कि देख भैया ऐसा ऐसा बात है, किसी बात को लेकर के मार रही थी और ऐसा बोला, तो मेरे ही ऊपर चढ़ बैठी और मुझको ही बोल रही है। तू अपने बीवी को समझा। उस पर बेटा भी उन्हीं का साथ बोल दिया, बोला कि देखो माँ, इससे पहले कि बेटा बोले तब तक ये बोली, ये क्या हमको समझाएंगे, ये हमको क्या समझाएंगे, ये हमको क्या समझाएंगे। उस पर वो बोला कि ठीक है माँ, ये अपने बेटे को मार रही है, हमको मारना है तो आप मारिए। इस पे बोलती है माँ, बोलती है मंगमा, बोलती है कि देखो, अपने बेटे को बोलती है कि देखो, इसका मतलब कि तुम भी अपने बहू का ही यानी अपनी पत्नी का ही सपोर्ट कर रहे हो। तो ये बोलता है, बेटा बोलता है कि और नहीं तो क्या माँ, और नहीं तो क्या। इस पर ये बोलती है, मंगमा बोलती है कि इसका मतलब ये हुआ कि कल को ये बहू तुम्हारी यानी तुम्हारी पत्नी कहेगी कि घर से निकल जाओ, यानी या तो तुम्हारे घर में या तो तुम्हारी पत्नी रहेगी, या यानी घरवाली रहेगी, या मैं, तो तुम अपने घरवाली को ही चुनोगे, मुझको नहीं। तो ये बोलता है, बेटा बोलता है और नहीं तो क्या माँ जी, और नहीं तो क्या माँ, और नहीं तो क्या। आप क्या रखी हैं? आपके पास तो क्या है, गाय बैल है, आपके पास गाय बैल है, आपके पास पैसा है, आप दही बेचती हैं। इसका कौन है? इसका दुनिया में कौन सहारा है? आप तो अपना जीवन जी लेंगी, तो मैं इन्हीं का साथ दूंगी माँ जी। इस पे कहती है मंगमा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कहेगी कि घर से बाहर निकाल दे तो तू निकाल देगा? तो ये कहता है कि आपकी मर्जी माँ, आपकी मर्जी। इस पर ये कहती है, गुस्सा में आकर के कहती है मंगमा, इसका मतलब ये हुआ कि तू अपने बीवी का ही कहा हुआ, बीवी तुम्हारा क्या कर ली है, मत मार रही है, तू बीवी का क्या हो गया, गुलाम हो गया है, तेरा दिमाग को क्या कर ली है, फेर ली है। इसका मतलब ये हुआ कि हम दोपहर से आज ही से हम खाना बना करके अलग रहें। तो बोलती है आपकी जैसे, बेटा बोलता है जैसे आपकी मर्जी माँ। तो इस पर ये क्या करती है, दोपहर से अलग हो जाती है और चली जाती है दही बेचने के लिए। जा करके सारा बात बतलाती है। इस पर ये कहती है कोई बात नहीं है, जाइए, मामला सलट जाएगा। माँ जी इनको किसी भी तरीके से इधर उधर का बात फेरा करके फिर घर लौटा देती है। फिर ये आती है तो देखती है कि ये इनका जो बहू है वो खाना बना करके अपने पति को खिला करके आराम से टांग फैला करके बैठी है। और इनके लिए क्या की होती है, तो इनके लिए जो कटोरा होता है, तो चावल कटोरा यानी एक बर्तन में चावल, रागी और नमक मिर्च बाहर काट के रख दिया गया होता है। ये बेचारी आती है, हीटू बनाती है। क्या बनाती है? हीटू। अगर हो सके एग्जाम में पूछा जाए, हीटू बनाती है मंगमा और खाती है। हीटू बनाकर खाकर सो जाती है, फिर बिहान में ले जाती है, दही बेचने जाती है, और जा करके सारा दुख बतलाते हैं कि माँ जी ऐसा ऐसा बात हुआ, अलग हो गई। और आते ही की बात है कि हमको अलग कर दिया गया।
तो ये बोलती है कि सोचती हैं, माँ जी सोचती हैं कि कितना अजीब सी बात है कि इतना छोटा सा बात को लेकर के पतंगड़ बनता जा रहा है। ऐसे ही ना शायद रिश्ते में होता होगा कि कोई आदमी किसी को पसंद नहीं करता है और बातें छोटी सी होती है और कितना भयंकर बात बन जाती है। इस तरीके से माँ जी सोचती हैं, लेकिन कहती है कोई बात नहीं मंगमा, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, ये ऐसा ही होता रहता है। इस पे निराश होती है, लेकिन ये बोलती है कि देखो ना माँ जी, ये बात नहीं है। थोड़ा उदास रहती है तो ये पूछती है क्या बात है, तो बोलती है कि बात कुछ ऐसा है कि रोज़ जब भी मैं आती हूँ तो ना अब मेरा जो पोता है उसके हाथों पर दही रख देती हूँ, कभी आता है तो दूध रख देती हूँ, खा करके थक जाता है, बहुत खुश होता है। लेकिन आज जब आई तो वो नहीं था, कहीं लेकर के वो चली गई थी, महारानी कहीं लेकर के चली गई थी कि जाती है तो दे करके जाती है, तो लेकर के चली गई थी। फिर बोलती है कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, जाइए। ये आ जाती है घर। फिर क्या होता है, फिर कुछ दिन ऐसा ही बीतता है, फिर जाती है बेचारी बेचने के लिए दही। तब तक एक और आदमी का एंट्री होता है। एक इसी रास्ते में एक कुआं पड़ता है, अमराई का कुआं, और अमराई के कुआं के पास होता है रंगपा। ये कौन है रंगपा? ये रंगपा जो है ये एक जुआरी होता है। कौन होता है? जुआ खेलने का शौकीन होता है, और नशेड़ी भी, नशा भी करता है, यानी ये भी पान सुपारी खाता है। तो ये इसी से मुलाकात होती है, और रंगपा पहले दिन बोलता है क्या रे मंगमा कैसी हो? भेंट होता है यहीं पे अमराई के कुआं के पास। मंगमा कैसी हो? तो मंगमा बोलती है कि अरे आपको पता नहीं कि मैं कैसी हूँ? आपको तो पता ही है कि मैं कैसी हूँ। तो बोलता है रंगपा कि अरे भाई आजकल कौन सुखी रह रहा है, सबका एक ही हाल है। इस पे बोलता है कि रंगपा की मंगमा मुझे आपसे कुछ पैसा चाहिए था, मुझे आपसे पैसा चाहिए था, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप अपने बेटे और बहू के जब साथ थी तो आप क्या करती थी कि बेटे के लिए पैसा जोड़ करके रखती थी, अब बहू के लिए ना कुछ क्या खरीदती थी, तो कुछ जैसे कर्णफूल हो गया, कड़ा, झुमकी, यानी कोई ना कोई गहना खरीदती थी। लेकिन अब वो पैसा आप ही के पास है, और वो पैसा रखने से क्या फ़ायदा? किसी को दे दोगी, किसी को कर्जा भी दे दोगी तो पैसा बढ़ेगा, फ़ायदा ही होगा। तो मुझे क्या करो, मुझे पैसे की ज़रूरत है, दे दो। और जब मैं रागी बेचूंगा, रागी फसल होता है, जब मैं रागी बेचूंगा तो आपके पैसे को क्या कर दूंगा, लौटा दूंगा। ये रंगपा बोलता है, और इतना बोलता है, और ये पैसा ली होती है। कौन? मंगमा अपने पैसा ली होती है, आंटी में छुपा लेती है, नहीं देती है, और किसी तरीके से जान बचा करके भागती है। इस पे ये बोलता है कि चूना लेकर के, पैसा तो नहीं मिलता है लेकिन चूना लेकर के क्या करता है, चला जाता है। फिर ये जाती है, उस दिन जा करके बोलती है इनसे, बोलती है कि देखिए हाँ, हमें ना, हम माँ जी किसी भी तरीके से करके हमारा पैसा जो है आप अपने पास रखवा लीजिए। यानी माँ जी कहाँ, ये जो है मंगमा पैसा कहाँ रखना चाहती थी, माँ जी के पास। बोलती है कि माँ जी किसी भी तरीके से अपने बैंक बैलेंस में, अकाउंट में पैसा रखवा दीजिए। इस पे माँ जी कहती है कि मेरा घर वाले जब आएंगे ना, उनसे पूछ करके आपके पैसे को रखवाऊंगी, और किसी भी तरीके से घुमा करके इनको भेज दिया जाता है। इससे पहले एक घटना घटी होती है, भूल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इससे पहले घटना ये घटी होती है कि ये जाती है एक दिन, देखती है कि माँ जी ना ब्लाउज पहनी हुई है, ब्लाउज। तो ब्लाउज पहनी होती हैं, अच्छा सा ब्लाउज पहनी होती है। तो ये कहती है, मंगमा कहती है कि माँ जी ये ब्लाउज का दाम कितना है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो माँ जी बोलती है 7 से 8 रुपया। कितना? 7 से 8 रुपया। इस पर ये आती है और 7 से 8 रुपये का ब्लाउज सिलवाती है, और दूसरे दिन ही पहन करके जाती है, और जा करके बोलती है माँ जी देखिए ना मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, देखिए। तो इस पर ना माँ जी को लगता है कि शायद इसका मति ही भ्रम हो गया है। इस उम्र में ब्लाउज पहन करके आप बोल रही है कि कितना अच्छी लग रही हूँ, मति ही भ्रम हो गया है। और बोलती है कि ये समस्या खड़ा हो जाएगा। माँ जी बोलती है कि ये मंगमा ये समस्या खड़ा हो जाएगा कुछ ब्लाउज को लेकर के। इस पे होता क्या है कि बेंगलुरु ये जो शहर है, यहीं इसी गांव का एक लड़का पढ़ने के लिए गया होता है बेंगलुरु शहर, और उस लड़के से और मंगमा का मुलाकात हो जाता है। वो टाई पहनता है, क्या पहनता है, टाई। जैसे फिरंगी होते हैं, अंग्रेज होते हैं, उसी तरीके से टाई पहना होता है। और देखता है मंगमा को तो बोलता है, अम्मा बोलता है, क्या बोलता है, ए अम्मा ये क्या मखमल का ब्लाउज पहनी हो, क्या मखमल का एक जैकेट पहनी हो। इस पर मंगमा बोलती है, उस लड़के को बोलती है कि तू फिरंगियों की तरह क्या फांसा, गर्दन में फांसा लटकाएगा तो मैं जैकेट नहीं पहनूंगी। इसी पर ये लड़के और ये मंगमा मैं तू कर देता है लोग। उसी वहीं पे 4 लोग होते हैं, हंस पड़ते हैं।
चार लोग हंस पड़ते हैं। ये घटना घटी होती है और उसके बाद ये दोबारा घटना, ये रंगप्पा पीछे पड़ जाता है। रंगप्पा जो क्या होता है, जुआरी होता है, पीछे पड़ जाता है पैसा के लिए, और पैसा इनके पास रखना चाहती हैं, ये नहीं रखती हैं, घुमा करके भेज देती हैं। फिर आती है, फिर दूसरा दिन जाती है और दूसरा दिन कुछ हद पार हो जाता है। रंगप्पा आता है, इसी अमराई के कुआं के पास आता है और आकर के बोलता है कि हाल चाल पूछता है। फिर ये भागना चाहती हैं, कौन, मंगमा इस अमराई के कुआं से भागना चाहती हैं। हाथ पकड़ लेता है, हाथ पकड़ करके जबरदस्ती बैठा देता है और बोलता है कि मंगमा आप बहुत अच्छी लग रही हो। इस पर मंगमा जो होती है बहुत डर जाती है कि मैं अकेली हूँ, और आंटी में पैसा ली होती है और सोचती है कि क्या, बोलती है कि क्या हुआ है रंगप्पा, आज बड़ा रंग में हो। और बोलती है कि मेरा मिजाज जानने वाला तुम कौन होते हो, कि मैं कैसी हूँ ये पूछने वाले आप कौन होते हो। और किसी भी तरीके से अपना धर्म बचाकर कहती है, आकर के कहती है माँ जी से कि माँ जी इतना हक से पकड़ लिया था जितना हक से मेरे पति मेरे भरी जवानी में नहीं पकड़े थे। शायद मेरे जगह पे दूसरा कोई होता तो सोचता कि चलो जवानी में तो कोई प्यार करने वाला मिला नहीं, बुढ़ापे में ही सही कोई तो मिला जो मुझे समझा, जो मुझे अपनाया, जो मुझे प्यार दिया। लेकिन मैं अपने धर्म को मानी, मैंने अपने धर्म नहीं छोड़ा और किसी भी तरीके से बचा करके भाग गया। ये भाग करके आती है, आकर के बतलाती है, कहते हैं कि माँ जी किसी भी तरीके से मेरे पैसे को क्या करो, आप अपने पास रखवा दो। माँ जी क्या कहती हैं, कहते हैं कि ठीक है आपके पैसे को रखवा देंगे, लेकिन अभी पूछे नहीं है उनसे, अगले दिन आइएगा पूछ करके रखवा देंगे। इस पर यूं ही निकलती है, फिर 1 घंटा होता है, फिर घर ही पहुंचती है और जाकर के कहती है माँ जी देखिए ना एक घटना घट गया। और माँ जी कहती है क्या हो गया, तो बोलती है कि देखिए ना अभी हम घर जा रहे थे और तब तक ना कहाँ, तो देखिएगा सुक्कापुर यहाँ लिखे हैं, सुक्कापुर याद रखिएगा, सुक्कापुर में एक आम का पेड़ था और उसी आम के पेड़ पे कौवा बैठा था, आम के पेड़ पे कौवा बैठा था। वहीं से टोकरी लेकर के जा रही थी, टोकरी में मिठाई रखी थी। वो मिठाई, तो ये पूछती है किनके लिए मिठाई, तो ये बोलती है अरे उसी बच्चे के लिए, जो मेरी बहू है ना उसका जो बच्चा है, यानी जो मेरा पोता है वही मेरे पास आता है, उसी के लिए मिठाई रखी थी। और वो कौवा आया और ना टोकरी में से मिठाई लेकर के चला गया। देखिए ना लोग कहते हैं ना कि कौवा से ना संपर्क नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अनहोनी हो जाता है, मैं मर जाऊंगी। इस पर माँ जी कहती हैं हाँ कैसी कैसी बात तुम सोचती हो। माँ जी अंदर से सोचती है कैसी है ये औरत की, एक तरफ इसको मरने का लालसा है, अलग होने का लालसा है, एक तरफ ये है कि बहू है, पत्नी है, घर में मैं बड़ी हूँ, कैसे कैसे लोग रहते हैं, सोचती है माँ जी। इस पर माँ जी कहते हैं कि कोई बात नहीं है, घर में झगड़ा होता है तो उम्र बढ़ता है, ये सब होता है तो अच्छी बात है, इससे घबराना नहीं चाहिए। तो माँ जी बोलती है इसका मतलब मुझे कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए, कोई डर नहीं लेना चाहिए, मतलब डरना नहीं चाहिए। माँ जी बोलती है बिल्कुल सही है, ऐसा ही है, कुछ नहीं है, जाओ तुम घर जाओ। ये घर आ जाती है, आती है बेचारी, कुछ फिर जाती है, आती है किसी तरीके से बनाती है, खाती है, और ये इनका जो है यानी पोता रहने लगता है, इनके साथ पोता रहने लगता है। और फिर जाती है तो कहती है कि देखिए ना माँ जी ऐसा है कि निराश जाती है, बोलती है कि ऐसा है कि आज पोता को लेकर के चली गई थी, किसी भी तरीके से मैं आई, पहले तो पोता जा ही नहीं रहा था, उनके घर जा ही नहीं रहा था, आज हट कर रहा था, और किसी भी तरीके से उसको खिला पिला करके भेज करके आई। तो ये बोलते हैं कि कहीं वो पिटाने लगा तब, बहू मारने लगी उसे तब, तो कहते हैं कि उसका बेटा है जैसा हो, लेकिन ऐसा बात नहीं है, किसी भी तरीके से फिर आती है। इसी तरीके से सिलसिला चलता रहता है। और एक दिन अजीबोगरीब होता है घटना कि ये बात पता चल जाता है, रंगप्पा बतला देता है कि माँ जी जो है अपना पैसा वहाँ रख रही हैं, और ये मखमल का ब्लाउज देखती है, कौन, बहू, तो ताना कसने लगती है कि जब बुढ़िया हमारे साथ थी तो मखमल नहीं पहन रही थी, अब देखिए मखमल का ब्लाउज पहन रही है। इस पर 2-3 दिन सुन लेती है ऐसी ही बात, कौन, मंगमा। तो जा करके अपने बेटे से कहती है, रात को जा करके कहती है कि अपने घरवाली को समझा दो, वो बहुत ताना मार रही है। इससे पहले घरवाली कुछ बोले, इससे पहले बेटा भी बोलता है कि क्या बोल रही है, तो ये बोलती है कि बोल रही है कि जब उसका शादी हुआ था, यानी बहू का शादी हुआ था, तो उसको मैंने कुछ नहीं दिया था, और अब मैं अपने के लिए साड़ी ब्लाउज खरीद रही हूँ। अरे जब उसका शादी हुआ था, विवाह हुआ था, तो कर्णफूल, कड़ा, झमकी, पादा, पकान की जंजीर, कड़ी और तगड़ी मैं नहीं दी थी, ये बोलती है। इससे पहले कि बेटा कुछ बोले, बहू बोल उठती है, कहती है कि हाँ अब तो घर वाला भी नहीं रहा, और ऊपर से ये बुढ़िया हो गई। कहती है कि बहू कहती है कि अरे क्या क्या दी थी तुम,
ले करके चली जाओ, अपना ये जो है ना ये ले करके चली जाओ। तब बोलता है बेटा अपने बहू को भी मतलब अपने पत्नी को भी बोलता है कि बकवास मत करो, चुप रहो। और उस पर से कहता है देखो हम तुम दोनों से तंग आ गए हैं। बोलता है मम्मी से बोलता है अपना कि देखो अगर माँ तुम चाहती हो ना कि ये सब ले जाए तो ले करके जाओ, अपना ले करके चली जाओ, ये नहीं चाहिए सब ले जाओ। इस पर ये निराश हो जाती है बेचारी कि देखो बेटा कैसा है कि इतना देने के बाद भी वही भाषा बोल रहा है, परायो जैसा। आकर के सब रोना रोती है, इनके पास सब रोना रोती है। इस पर पता चल जाता है कि बहू को पता चल जाता है कि रंगपा इनका पीछे कर रहा है पैसा के लिए। इस पर क्या होता है, रंगपा आकर के इनको बतला देता है, यानी बहू को बतला देता है। नंजमा नाम है, नंजमा को बतला देता है। नंजमा को पता चल जाता है और नंजमा पैसा इधर उधर ना हो इसलिए अपने बच्चे को यानी इनका पोता जो है पोते को भेज देती है इनके पास। और इस तरीके से सिलसिला चलता है। और एक दिन की बात होती है, ये आती हैं सारा बात बतलाती हैं और ये बोलती हैं माँ जी कि कोई बात नहीं तुम जाओ। और ये आती है बेचारी, सब मामला सलट जाता है, पूरा मामला ही सलट जाता है। सलटने के बाद ये मान जाती है, बहू मान जाती है कि अपने बेटे को पढ़ा करके भेज दी होती है। मामला सलट जाता है और एक दिन कहते हैं कि माँ जी आप बूढ़ी हो गई हैं, आप ऐसा मत करिए, हम ही लोग अब दही बेचेंगे, आप न घर पे बैठिए, धूप में कहाँ जाइएगा, उम्र ढल गया है। ऐसा बात होता है। एक दिन ये जो मंगमा है अपने बहू को लेती है और एक लेती है दही और एक लेती है क्या, बेटे को गोद में, और जाती है लोग बेंगलुरु शहर में दही बेचने के लिए। और जा करके जहाँ जहाँ दही बेचती है दिखा देती है और ये जा करके इनके घर जाती है, जा करके माँ जी से भेंट कराती है और कहती है माँ जी यही मेरी बहू बोलती है कि बहुत सुंदर है, ये आँख की भौहें चढ़ी रहती है, मेरा बेटा इस पर बहुत लट्टू था, अब पता चला कि क्यों लट्टू है। अरे पहले जब मैं घर पर रहती थी ना तो बेटा मेरा खेत में जाता था, आता था, कब गया कब आया पता ही नहीं चलता था, इतना लट्टू था, दीवाना था इसका। अब क्यों लट्टू था अब पता चलता है। बहुत अच्छी है। बतला देती है, इनको वेट करा देती है और कहती है कि अब मैं नहीं आऊँगी, यहीं आएगी दही बेचने के लिए। और ऐसा कर करके और ये घर पर आने लगती है। अब सिलसिला जो दही का कारोबार करती थी मंगमा, ये सारा कारोबार करने लगती है कौन, नंजमा इनकी बहू। यहीं जाती है इनके घर और दही बेचती है। एक दिन माँ जी अब इनकी तलाशी के लिए ये लेना चाहती है, जानना चाहती है कि मंगमा जो भी बोल रही थी, तो मंगमा बोल रही थी तो लग रहा था कि मंगमा सही है, लेकिन नंजमा क्या गलत है, थोड़ा जाना जाए। तो माँ जी इनसे पूछते हैं कि क्या सास को घर से बाहर निकाल देना अच्छी बात है। नंजमा कहती है नहीं माँ जी ऐसा बात नहीं है, लेकिन क्या कहा जाए, अरे मैंने तो अपने बेटे को ही मारा था, तो जब बेटे को मारा था तो क्या मुझे बेटे को मारने का अधिकार नहीं है। तो ये बोलती है क्या यही प्यार जताने का तरीका है। तो ये बोलती है, बहू बोलती है कि अच्छा माँ जी ये बतलाइए ना कि मैंने मारा तो बोल दी, अब मैंने प्यार किया तो उसे नहीं बोलना चाहिए था। यानी अगर मैं बेटे को मारूं नहीं और घर वाले को अपना अधिकार ना जमाऊं तो मेरा घर का क्या काम, मैं घर का क्या, मेरा घर का जिम्मेदारी क्या, मेरा घर का जिम्मेदारी संभालने का क्या, ये बोलती है। इस पर माँ जी कहती है इसका भी बात सही है कि अगर बहू अपने बेटे पे हक न जमाए और पति पे हक न जमाए तो अधिकार ही क्या। इस तरीके से माँ जी जो है वो समझ जाती हैं कि दोनों लोग ही सही है। और कथा कुछ ऐसा होता है कि बहू अपने आप को महसूस कर रही है कि जैसे पानी में एक बच्चा का पैर जो क्या होता है मगरमच्छ पकड़ लेता है, उसी मगरमच्छ का हाल बहू का हो जाता है। और उस घर में बहू और सास का स्वतंत्रता का होड़ लगा रहता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा बहू और सास का स्वतंत्रता का होड़ पंक्ति किस पाठ से लिया गया है, दही बली मंगवा से। मगरमच्छ किसका पैर पकड़ा था, तो बहू का, यानी बच्चे का पैर पकड़ा था, मगर बच्चे का पैर कौन पकड़ा था, मगरमच्छ। आपसे पूछा जाएगा कि मगरमच्छ का हाल किसका है, तो बहू का है, आपसे पूछा जाएगा। अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा थोड़ा देख ले जाए। अब इस पे जानना चाहती है, यहाँ माँ जी जानना चाहती है कि कैसे ये सब हुआ, तो बतलाती है, ये बतलाती है, थोड़ा देखिए। अब बहू बतलाती है कि देखिए ये सारा साजिश जो था ये मेरा ही रचा हुआ था, मैंने जान लिया कि मंगवा इसके रंगपा जो है मेरे सासू माँ के पीछे पड़ गया है पैसा के लिए, इसलिए मैंने बेटे को सिखा पढ़ा करके भेजा कि जाओ जा करके दादी के पास है ना तुम जाना मत, उनका पीछे करना, भले ही हम तुमको मारे पीटे उन्हीं के पास रहना, मिठाई मांगना। और इस तरीके से उसको पढ़ा करके सिखा करके भेजा था। और ना मेरा बेटा इनके पास रहने लगा और इस तरीके से हम लोग मिल गए, और नहीं तो क्या होता हम लोग अलग हो जाते हैं, सारा पैसा कोई और ले लेता है। इस तरीके से परिवार मिल जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा बहू ने सास को मनाने के लिए क्या किया, आपके एग्जाम में आएगा, तो क्या किया, तो अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके यानी समझा करके क्या किया, भेज दिया सासू माँ के पास और परिवार एक हो गया।
आपसे पूछा जाएगा कि ना हो सकता है पूछा जाए कि अच्छा ऑब्जेक्टिव क्या क्या पूछा जाएगा, एक बार सुन लीजिए। यहाँ देखिए मंगमा पूछा जाएगा, मंगमा जो है कहाँ किस शहर में दही बेचती थी, तो बेंगलुरु शहर में। पूछा जाएगा किस तरीके से बेचती थी, तो बारी से बेचती थी। आपसे पूछा जाएगा मंगमा कहाँ की रहने वाली थी, तो ये वेंकटपुर की थी, जो औलूर गांव के पास पड़ता है। औलूर गांव के पास वेंकटपुर है, वहीं की रहने वाली थी। चलिए एक बार थोड़ा सा देख लिया जाए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, और उसके बाद ये चैप्टर समाप्त होता है। आपसे पूछा जाएगा दही वाली मंगमा पाठ का लेखक कौन है, श्रीनिवास। किस भाषा में लिखे हैं, कन्नड़ भाषा में, यानी ये कन्नड़ भाषा के जानकार थे। तो पूछा जाएगा ना कि कन्नड़ भाषा के सर्वाधिक प्रतिष्ठित साहित्यकारों में फेमस कौन है, लोकप्रिय कौन है, श्रीनिवास। श्रीनिवास का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार। जन्म कब हुआ था, 6 जून 1861 ईस्वी में। कहाँ, कोलार कर्नाटक में। पूछा जाएगा साहित्य अकादमी के लिए किनको पुरस्कृत किया गया था 1968 में सनाड़ा कथेगेलु के लिए, तो श्रीनिवास को। आपसे पूछा जाएगा दही वाली मंगमा पाठ कहाँ से लिया गया, तो कन्नड़ कहानिया से। ये नहीं रहेगा तो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से। आपसे पूछा जाएगा कि दही वाली मंगमा पाठ का लेखक कौन है, बी आर नारायण। आपसे पूछा जाएगा कि दही वाली मंगमा पाठ का लेखक बी आर नारायण है, तो मंगमा जो है, जो इस कहानी की नायिका है, वो कहाँ दही बेचती थी, बेंगलुरु शहर में। आप लोगों से पूछा जाएगा बारी से, यानी कैसे मंगमा कैसे दही बेचती थी, तो बारी से। आपसे पूछा जाएगा मंगमा कहाँ की थी, वेंकटपुर के। किस गांव के पास वेंकटपुर है, औलूर गांव के पास। आपसे पूछा जाएगा दावा करने से तो मसान ही जगता है, यह पंक्ति किस पाठ का है, तो दही वाली मंगमा। कौन बोली है, तो मंगमा बोली है। आपसे पूछा जाएगा मंगमा ने अपने बहू को विवाह के समय क्या क्या दिया था, तो देखिए कर्णफूल, कड़ा, झमकी, पादप, कान की जंजीर, कड़ी और तगड़ी दी थी। आपसे पूछा जाएगा कि जो मंगमा है ये क्या थी, इसका चरित्र चित्रण करें। मंगमा का मतलब स्वभाव से कैसी थी, तो बतला दे इसके बारे में। मतलब यह है कि मंगमा जो है ये क्या थी, मंगमा पान सुपारी खाती थी, गाय बैल पालती थी, दही बेचती थी, ब्लाउज 7-8 रुपये का ये पहनी थी, और ये चरित्र की सही थी। और इनका पति इनका साथ छोड़ दिया था। इनकी बहू थी जिनका नाम था नजमा, एक पोता था और एक बेटा था। ये है इनका परिचय। आपसे पूछा जाएगा ये कहाँ की रहने वाली थी, तो वेंकटपुर का। आपसे पूछा जाएगा रंगप्पा कौन था, तो एक जुआरी था। ये क्या चाहता था, तो पहली बार क्या पैसा लिया था, चूना लिया था। पैसे का मांग किया था, चूना लिया था। दूसरी बार का तो पान मांगा था, पान हाथ पकड़ करके दूसरा बार पान मांगा था। और ये कहाँ मुलाकात हुआ था, अमराई के कुआं के पास। दही बेचने कितना मील दूर जाती थी, 3 मील दूर जाती थी। कौआ कहाँ से मिठाई लेकर के उड़ा था, सुकापुर में। किस पेड़ पर बैठा था, आम के पेड़ पर बैठा था। माँ जी किसको कहती थी, तो लेखा की माँ को। कौन कहती थी, तो मंगमा कहती थी। दही लोगी माँ जी बहुत बढ़िया है, कौन कहती थी, मंगमा कहती थी। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव है जो इस चैप्टर से पूछा जाता है। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबाएं, और इस चैनल से जुड़े रहे। बैक टू बैक आप लोगों को सारा क्लास इसी पे मिलेगा। यहाँ पे है हिंदी का पूरा क्लास, यहाँ पे है संस्कृत का 14 चैप्टर 10th क्लास का, और यहाँ पे है आप लोगों का फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल, जिसमें आप लोगों को पैसा के बारे में जानकारी मिलेगा। यहाँ पे इंग्लिश का है इंग्लिश में उपेंद्र सर का चैनल। सभी चैनलों से जुड़े रहे और इस पे 10th क्लास और 12th क्लास के लिए जुड़े रहे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर एक जगह पे फास्ट कोचिंग सेंटर बाय उपेंद्र सर की आईडी को ज्वाइन करें, और ऐसे ही बने रहे, प्यार दुलार देते रहे। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और उनके पास अवश्य शेयर करें।